मंचासीन अध्यक्ष और हमारे अग्रज, हमारे पिता तुल्य श्री अनिल सुलभ जी, मंच पे आसीन और हमारे अभिभावक प्रोफेसर रमेश पाठक, डॉक्टर किशोर सिन्हा, आचार्य विजय गुंजन, ब्रह्मानंद पांडे जी और समस्त जो दर्शक दीर्घा में, श्रोता दीर्घा में बैठे हुए जो हमारे अग्रज हैं, बाकी बिहारी शाह, नाम लो तो सबका ज़्यादा समय हो जाएगा। हमारे लिए ये हर साल ये जो दिवस होता है ना, वो उत्साह का, खुशी का और विषाद का मिश्रण होता है, क्योंकि एक कहावत है और फादर हमारे पिताजी हमारे बोलते भी थे कि समय से ज़्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ मिलता नहीं, और हुई है वही जो राम रचि राखा। और सारी उम्र इसी फलसफा के साथ वो अपनी जीवन यात्रा संपूर्ण करके यहाँ से चले गए। लेकिन यात्रा कहीं न कहीं उनके मन में एक पीस रही, अधूरी रही कि जो भी संसार के साधनों की के कहें कि कमी के कारण उन्हें हमेशा लगता था कि उन्हें जो यथोचित स्थान साहित्य और संस्कृति के कर्मी के रूप में मिलना चाहिए वो समाज में मिला नहीं। ये हर आदमी की टीस होती है अंदर की, शायद सब में होगी, यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अतृप्त ना हो। ये अतृप्ति की भावना ही शायद और आगे कुछ करने के लिए हमें प्रेरित करती है, और वही ठीक मैं भी कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैंने उनसे जब भी बात की तो उनके साथ उनकी ये टीस हर बार हमारे सामने आती थी। और मुझे आज भी याद है जब वो बोलते थे, किसी बात पे चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हरिवंश राय बच्चन तब तक नहीं जानेंगे जब तक अमिताभ ने उनको पढ़ना नहीं शुरू किया। कुछ सर्किल में हरिवंश राय बच्चन जाने जाते होंगे, लेकिन अगर विश्व पटल पे हरिवंश राय बच्चन को लाया तो उनका बेटा अमिताभ है, क्योंकि उसके मुंह से जब निकलती है बात तो वो करोड़ों लोगों तक जाती है। लेकिन जब हम ये साहित्य, अब देख लीजिए, साहित्य की सेवा में है, सब लोग हैं, सब व्यस्त हैं, कि एक साहित्यिक सम्मेलन में भी आज सबको फ़ोन करके बुलाना पड़ता है और कुछ एक ही लोग समझ पाते आ पाते हैं। तो इस साहित्य से आने वाली पीढ़ी की दूरी भी उनको हमेशा चोटती थी, और इसलिए उनको जब भी मौका मिला उन्होंने थोड़े से भी, जिन्होंने भी अपनी इच्छा जाहिर की, उन्हें आगे बढ़ के संबंधित किया, उनको सपोर्ट किया, समर्थित किया। उनको छोटी छोटी, मैंने देखे हैं, लय नहीं है, छंद नहीं है, ऐसे कंप्लेंट भी करते थे, लेकिन उसको सुधार कर फिर से वापस देती भी थी। ऐसे बहुत सारे साहित्यकारों को मैंने देखा। तो उनकी ये जो प्रक्रिया थी सृजनात्मक, और ये जो जीवन यात्रा रही है, जिसके बहुत सारे साथी रहे, उसमें से एक साथी जिनको आज हमने सम्मानित किया। जब भी इस सम्मान की बात होती थी, पहली बात तो कि बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन खास करके श्री अनिल सुलभ जी के अगुवाई में जिस तरह से साहित्यकारों के हित की बात कर रहा है, वो उनके लिए विशेष रूप से मुझे मालूम है कि आप लोग को ताली बजाना चाहिए, क्योंकि ऐसे सारस्वत कार्यक्रम 365 दिन में मुझे लगता है कि 300 दिन होते हैं एटलीस्ट। मैं जुड़ा हूँ व्हाट्सएप पे और मैं देखता हूँ हर एक दिन पे, और सिर्फ होते नहीं हैं बल्कि उसकी परिचर्चा 3-4-5 अखबारों में, मीडिया में, सब जगह होती है। ये साहित्यकार के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप सर्जना तो अपने मन से करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि जन उसको सुने, समझे, उसकी वाहवाही करें। और ये तभी पॉसिबल है, तभी संभव है जबकि संसाधन युक्त जो अध्यक्ष महोदय हैं वैसे अध्यक्ष किसी भी संस्था को मिले। ये जो विशुद्ध स्वर आपने देखा, अभी हम लोगों ने ये किया, एक समय था जब कादम्बनी क्लब, मुझे जहाँ तक याद है, अगर सही से तो 1994 या 95 की बात होगी, चंदा करके कादम्बनी क्लब ने एक नदी मेरा जीवन निकाला था, जिसमें उनकी 16 प्रतिनिधि कविताएं और गीत रचनाएं थे। ESIC का पंचदीप भवन, वहाँ पर उसका लोकार्पण हुआ था। मुझे जहाँ तक याद है प्रभुतिश्वर मिश्र जी अध्यक्षता किए थे उसकी। और उसके बाद से उनकी दूसरी किताब आने के लिए काफ़ी संघर्ष
को झेलना पड़ा। और कालजयी बर्बरीक के रूप में उनकी बहुत पुरानी, कभी किसी ने कहानी चोरी कर ली, कभी कोशा में छपा, क्या हुआ वो खैर सब जो जुड़े हैं पुराने को जानते हैं। लेकिन उस दर्द को मैंने भी एज ए पुत्र जाना है, समझा है। और इसीलिए मैंने उनसे कहा था कि जो आपको मौका और नहीं मिलता है, अगर मैं सक्षम हो पाया, भगवान की पता नहीं क्या है और शायद उन्हीं का आशीर्वाद है कि कुछ हो पा रहा है, तो हम जरूर ऐसा मंच तैयार करेंगे जैसे आपको परेशानी हुई वैसे और लोगों को ना परेशानी हो और करा जाए। मैं आपको बड़े हर्ष से एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आनंद आश्रम प्रकाशन उनके रहते हमने शुरू किया। उसकी पहली जो कालजयी बर्बरीक तो हमने छपाई ही, उसके बाद फिर माथे माटी चंदन हुआ। और जो उनके जाने से पहले बहुत प्रतीक्षित 16 साल के इतिहास में जो पटना का उनके जाने के बाद हमने करा था, उसके बाद एक ऐसे व्यक्ति की किताब हमने छापी जिसमें मुझे लगता है आम जनता की समस्या थी, और वो ये थी कि लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसमें बड़े ही जुड़े हुए संयुक्ताक्षर बड़े बड़े होते हैं। तो जो लोग नहीं ये कर पाते उनके लिए हमने ये प्रयास किया कि जितने ये संयुक्ताक्षर हैं उनको संधि विच्छेद करो और अलग अलग करके रखो, ताकि अगर मुझे पाठ करना हो तो मैं एक एक शब्द पढ़ूँ। तो वो हमारी किताब हर महीने 2 से 3 बिक रही है, लोग उसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं। आनंद आश्रम ने अमेजन पे भी अपना अकाउंट खोल लिया, फ्लिपकार्ट पे भी खोल लिया, और ऐसे कभी पाटलिपुत्र बिकता है तो कभी वो बिकता है। तो मैं ये आप लोगों से अनुरोध करूँगा, अगर आपको लगता है कि ये कार्यक्रम जो आनंद आश्रम प्रकाशन आनंद आश्रम है, उसमें मैंने शुरू से ये दिमाग रखा है कमाने के लिए अपना बिजनेस है, ये समाज के लिए और साहित्य के लिए सर्जना में जो मेरे पापा की पिताजी की पीड़ा थी, उस तरह के जो लोग हैं उनको सहयोग करने के लिए। तो अगर आपको किसी को भी आनंद आश्रम प्रकाशन से किसी तरह से सहयोग चाहिए तो हम हाजिर हैं। पटना में भी दोनों भाई यहाँ हैं, प्रस्तुत हैं, प्रशांत भी, प्रवीर भी, अनिल सुलभ अंकल हैं, वो भी कर सकते हैं मदद। वैसे सब लोग अपने सक्षम होंगे। मैं ये बात इसलिए रख रहा हूँ, आपको बता दूँ, ये विशुद्ध सर की भी हम लोगों ने वेबसाइट लॉन्च कर दी है और फादर की भी वेबसाइट लॉन्च कर दी है विशुद्धानंद.com करके। अगर आप देखेंगे तो उसमें उनकी प्रोफाइल इतनी चीज़ें हमने कर दी हैं। तो पूरा प्रयास ये है कि उनकी जितनी रचनाएं अब तक आई नहीं, और अभी थोड़ा लेट हो गए हम लोग, नहीं तो हो सकता है इस वक्त किताब को आपकी कुछ लोगों ने नहीं दिया, 109 ऐसी रचनाएं उनकी गीत, गजल और कविताओं की मिली हमें, जो कि प्रकाशित नहीं हुई, और उन सबों को हमने बुक फॉर्म में दे दिया है। डॉक्टर संजय पंकज ने उसका लिखा, 2-3 और लोगों से बोल रखा हूँ, चूँकि आने में लेट हो गया तो हमने इसको इस बार नहीं रखा। शायद अगला जो कार्यक्रम होगा उससे पहले ही हम लोग कार्यक्रम रखेंगे उसके लिए। और इसके बाद उनकी पढ़ी, ये हिंदी की बात कर रहा हूँ, हिंदी के बाद उनकी पत्रिका जो बची हुई चीज़ है वो है मागधी, वज्जिका, अंगिका और भोजपुरी। इन जो भाषाओं में लिखी उनकी रचनाएं हैं, उनकी एक पूरी संग्रह हम लोग निकालने जा रहे हैं उसके लिए। तो प्रयास तो एक प्रकाशक के तौर पे, एक बेटा के तौर पे मैं यही कर रहा हूँ कि उनकी बातें जो नहीं आई समाज में वो हम लोग लेके आएँ, कोशिश करें उनको आम लोगों के पास पहुँचाएँ। और उन्हीं की प्रेरणा से विशुद्ध स्वरूप, आपको कभी कभी होता है ना कि शायद नाम में कुछ रखा होता है, इसके पहले हमने काल प्रवाह रखा, इसके बाद हमने कुछ गुटरगुम करके दिया, 7 महीने के एफर्ट के बाद हमने कहा एक काम को विशुद्ध स्वर दे दो, क्योंकि हर साहित्यकार जब लिखता है तो शुद्ध मन से लिखता है। तो हमने इस भाव से रखा और ये नाम हमारे को RNA ने लॉन्च कर दिया। तो कहीं ना कहीं उनका विशुद्ध कहीं आना था और ये हो गया। नहीं तो पहला ये मेरा विशुद्ध स्वर नहीं था, टाइटल का नाम काल प्रवाह था, लेकिन होना जो होता वही। तो विशुद्ध स्वर आप लोगों के सामने है, एक प्रतियां तो हम दे देंगे। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, औरों को बता सकते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से कुछ उसका लागत आ जाए। हमारी पूरी एडिटोरियल टीम वहाँ बैठी है, जिसमें मंथली बेसिस पे एक एडिटर है, जो पहले आपको पता होगा एक 5वां स्तंभ पत्रिका थी, उनके ही बहुत अनुभवी संपादक हैं डॉक्टर संजय मिश्र जी, लास्ट पिछले साल आए थे वो। तो वो हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर है, बना के हमने पूरी टीम इसीलिए बनाई कि ये सारा काम अनवरत चलते रहे, काम होते रहे। और इन सारी चीज़ों को मैं वेबसाइट पे भी डाल रहा हूँ, ताकि वेबसाइट पे भी कोई खोजे तो वो चीज़ें आपको
उपलब्ध हो जाए कहीं से भी बैठ करके, क्योंकि अब आज का ज़माना सिर्फ पत्रिका में छपने से उसके ज़्यादा आगे। और आप देख ही रहे हैं, मुझे इनकी कुशलता समझ में आती है कि हम लोग बैठते हैं, काम करते हैं, तब तक में पूरा प्रेस रिलीज होकर के रेडी होकर चला जाता है। तो ऐसे आज डिजिटल दौर में डिजिटल प्रेजेंस भी हम रख रहे हैं। तो आप लोग इस पे अगर कहीं सहयोग मिल सके तो करें। और फादर की जहाँ तक बात है, पिता की बात है, तो हमेशा हमारे साथ है, हमारे अंदर है। उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं उसका प्रयास कर रहे हैं हम लोग, उसमें आप लोगों का सहयोग है, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे का कार्यक्रम हम लोग थैंक यू।